तो हेलो फ्रेंड, आज हम मध्य प्रदेश के संपूर्ण कोर्स की नेक्स्ट क्लास को लेकर आए हैं। इसके पहले भी हमारी 8 से 10 क्लास हो गई हैं, जिनमें हमने मध्य प्रदेश के राजवंश को और शिलालेखों के बारे में याद किया था। और कल हमने कौन से वंश को पढ़ा था? तो कल हमने चंदेल वंश को पढ़ा था, जिसमें हमने विद्याधर तक के बारे में याद किया था कि किस शासक ने किस समूह के मंदिर और कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, ये याद किया था। सबसे पहले हम कल का एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं। हमने कल क्या देखा था? चंदेल वंश। क्या देखा था? चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक के बारे में देखा था कि इसके संस्थापक नन्नुक जी हो जाएंगे। अच्छा, कब की थी? तो इनने की थी 831 ईस्वी में। इसकी स्थापना बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में की गई थी। इसको भी हमने अच्छे तरीके से याद किया था कि नन्हे मुन्ने बच्चे ही तो अपनी चंदा मामा की कहानी सुनते हैं, तो नन्नुक हो जाएगा। इसके बाद नन्नुक का पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? कि नन्नुक के पुत्र का नाम हो जाएगा वाक्यपति। ठीक है, वाक्यपति हो जाएगा। तो वाक्यपति के दो पुत्र, एक तो जयशक्ति हो जाएगा, एक तो जयशक्ति हो जाएगा, एक हो जाएगा विजय शक्ति। ठीक है, जयशक्ति और विजय शक्ति। जयशक्ति के द्वारा ही अपने राज्य का नाम जेजाग भुक्ति इसने रखा था। जेजाग भुक्ति के चंदे भी जयशक्ति द्वारा रखा गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चंदेल वंश किसके अधीन रह के काम करता था? किसके अधीन? तो अपने देखा था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के सामंत रह के है शासन करता था। इसको भी हमने याद किया था। विजय शक्ति। अब विजय शक्ति का पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? तो रोहिल याद किया था। रोहिल याद नहीं किया था हमने? और रोहिल के द्वारा सबसे पहले महोबा पे क्या किया गया था? तो महोबा पे कब्जा किया गया था, मतलब अधिकार किया गया था। अब रोहिल के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? तो हर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्ष। और हर्ष के पुत्र का हर्ष कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा। अब हर्ष के पुत्र का नाम क्या देखा था हमने? यशोवर्मन। क्या देखा था? तो यशोवर्मन हो जाएगा। यशोवर्मन के बाद हमने अच्छे से याद किया था। क्या किया था? तो यशोवर्मन के बाद हमने अच्छे से याद किया था। तो यशोवर्मन देख लेते हैं हम। क्या देख लेते हैं? यशोवर्मन को देख लेते हैं। तो यशोवर्मन द्वारा सबसे पहले राजधानी कौन सी रखी गई थी? तो महोबा को सबसे पहले इसने राजधानी बनाई थी। क्यों बनाई थी? देखा था अपन ने, रोहिल ने क्या किया था? महोबा पे कब्जा किया था। और यशोवर्मन द्वारा मंदिर, तो अपन ने देखा था कौन कौन से मंदिर का निर्माण किया था? एक तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया था, और एक किया था अपने चतुर्भुज मंदिर। कौन सा मंदिर? तो चतुर्भुज मंदिर बनवाया था। चतुर्भुज मंदिर में ही अपन ने कौन सी प्रतिमा देखी थी? तो विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित करवाया गया था। अब विष्णु भगवान की प्रतिमा किसके द्वारा प्राप्त हुई थी यशोवर्मन को? तो देवपाल के द्वारा प्राप्त हुई थी। किसके द्वारा? देवपाल के द्वारा प्राप्त हुई थी। यशोवर्मन के द्वारा कहां पे अधिकार किया गया था? तो यशोवर्मन के द्वारा कलिंजर पे क्या किया गया था? अधिकार। इसके बाद देखो यश। अब यश से रहेगा तो उसका पुत्र कैसा रहेगा? ढंग से नहीं जिएगा, मतलब कौन हो जाएगा? अपना धंगदेव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो धंगदेव हो जाएगा। धंगदेव प्रथम क्या हो जाएगा? स्वतंत्र शासक हो जाएगा। ठीक है, इसने अपने आप को क्या किया था? स्वतंत्र किया था। किसने? धंगदेव ने। आप सभी को पता होगा गुर्जर प्रतिहारों के क्या हुआ करते हैं? सामंत। तो इसके सामंत नहीं होंगे, ये क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र। अब धंगदेव ने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे? तो इसको भी हमने देखा। अब जिसके पुत्र ढंग से नहीं रहते हैं तो उनके माता पिता क्या करते हैं? तो जो ढंग से नहीं जिएंगे तो जीनानाथ मंदिर हो जाएगा। जीनानाथ मंदिर हो जाएगा। इसके बाद अब क्यों नहीं जी रहे? उनके माता पिता को पता तो लगाना होगा ना। तो विश्व के पूरे वेदों को बुलाएंगे। तो विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, और वेदों को क्या बोलेंगे? भाई आप उसी के पास रहो यार, क्यों नहीं जी रहा? तो पारसनाथ मंदिर का भी इनने धंगदेव ने निर्माण करवाया था। इसकी महत्वपूर्ण विजय अपन ने देखी थी, ग्वालियर की विजय हो जाएगी। इसको भी हमने याद किया था। ठीक है, और पूर्वी मंदिर और पश्चिमी समूह के मंदिर किस शासक द्वारा बनाए गए थे? तो धंगदेव द्वारा बनाए गए थे। इसको भी हमने देखा था। धंगदेव द्वारा जब 998 ईस्वी में 998 ईस्वी में जब सुबुद्धगीन ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? तो जयपाल के ऊपर आक्रमण किया था। तो किसने सहायता की थी? धंगदेव ने सहायता की थी। तो धंगदेव के बाद आते हैं अपन गंडदेव। इसका पुत्र क्या हो जाएगा? गंडदेव। इसको कैसे याद किया? देखो, जो ढंग से नहीं रहते हैं तो उनके पुत्र वगैरह कैसे निकलेंगे? गंड मतलब गधा निकलेंगे। क्या निकलेंगे? गंडदेव मतलब क्या हो जाएगा? गधा। अब अपन ने देखा इसने कौन से गंडदेव ने किसकी पूजा की? अपने जगदम्बा माता की पूजा की। तो इसको क्या प्राप्त हुई? इसको चित्रकला में प्राप्त हो गई। तो इसने चित्रगुप्त मंदिर स्थापित करवाया। चित्रगुप्त मंदिर में ही सूर्य मंदिर
स्थापित है, इसको भी आप याद रखना। ठीक, गंडदेव ने किसकी सहायता की थी? तो आनंदपाल की क्या की थी? सहायता की थी। किसके विरुद्ध की थी? तो गजनबी के विरुद्ध की थी। इसके बाद अपन ने देखा गंड। अब जब इसने जगदम्बे माता की पूजा की तो इसको शक्ति मिलेगी, तो इसका पुत्र कैसा हो जाएगा? विद्या, इसको क्या मिलेगी? विद्या मिल जाएगी ना, तो विद्याधर हो जाएगा। इसके पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? तो विद्याधर। अब विद्याधर ने अपन ने देखा था कि राज्यपाल कौन हो जाएगा? तो राज्यपाल प्रतिहारों का राजा हो जाएगा। उसकी हत्या भी की थी। ठीक है, प्रतिहार राजा की हत्या की थी। विद्याधर ने 1019-1020 में गजनबी से क्या की थी? संधि की थी। प्रथम शासक हो जाएगा जिसने गजनबी से संधि की थी। इसके बाद अपन ने देखा कि इसने कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था। और क्या हो जाएगा? तो विद्याधर द्वारा इतना ही हो जाएगा। विद्याधर के बाद अब आज से हमको पढ़ना है किसके बारे में? तो आज से हम पढ़ेंगे विजयपाल के बारे में। देखो, विद्या, अब आप सभी को पता होगा जिसके पास विद्या आ जाती है ना, तो हर चीज को क्या कर लेता है? विजय। और हमको भी एग्जाम विजय करनी है, क्योंकि हमारे पास क्या है? विद्या है। तो इसके पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? विजयपाल हो जाएगा। तो आज हम चंदेल वंश में क्या पढ़ेंगे? विजयपाल के आगे पढ़ेंगे। किसके आगे? विजयपाल के आगे पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लें अपना चंदेल वंश। तो हमने विद्याधर को पढ़ लिया था। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? विजयपाल के बारे में। देखो, विद्याधर द्वारा कलचुरी शासक गंगदेव को हराया गया था, ये तो मैंने आपको कल बता ही दिया था। तो अब जब कलचुरी शासक गंगदेव को विद्याधर ने हराया, तो इसका बदला कौन लेगा? तो विद्याधर के पुत्र को इसका भुगतान करना पड़ा। तो विजयपाल के समय जो अपना चंदेल वंश था ना, चंदेल वंश किसके अधीन हो गया था? तो ये हो गया था कलचुरी वंश के शासकों के द्वारा। कलचुरी वंश के शासकों के अधीन चंदेल वंश हो गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि किस राजा के समय चंदेल वंश कलचुरियों के अधीन हो गया था? तो विजयपाल के समय हो गया था। अब भैया विजयपाल के समय कलचुरी वंश ने अधीन कर लिया। अब विजयपाल के बाद अपन ने देखा देवपाल को पढ़ा। ठीक है, देवपाल भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके समय भी रहा। इसके बाद आता है कीर्ति वर्मन। अब इसको कीर्ति तो बहुत प्राप्त होगी ना, तो कीर्ति वर्मन ने ही किसको हराया था? लक्ष्मीकरण। अब लक्ष्मीकरण कौन था? तो लक्ष्मीकरण जहां पे अपन अभी अधीन था शासक थे ना, तो अधीन किसके थे? तो अधीन तो अपन थे कलचुरियों के। तो कीर्ति वर्मन ने कलचुरी राजा। अब कलचुरी राजा कौन, किस नाम था? तो लक्ष्मीकर्ण को किसने हराया था? तो लक्ष्मीकर्ण को हराया था अपने कीर्ति वर्मन ने हराया। ठीक है, अब हराया तो क्या किया? तो चंदेल वंश को पुनः स्वतंत्रता किसने दिलाई? तो पुनः स्वतंत्रता किसने दिलाई? तो कीर्ति वर्मन द्वारा दिलाई गई थी। और किसको हराया गया था? तो लक्ष्मीकरण को हराया गया था। यह तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब लक्ष्मीकरण का पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? तो लक्ष्मीकरण के पुत्र का नाम कीर्ति वर्मन के पुत्र का नाम हो जाएगा मदन वर्मन के बारे में 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो मदन वर्मन को हम देखते हैं। ठीक है, मदन वर्मन। अब देखो मदन वर्मन, तो मदन वर्मन ने क्या किया था? तो मदन वर्मन ने यह किया था मदन वर्मन। अब देखो जिसका मन अच्छा रहता है वही तो दान वगैरह देता है। तो इसने एक ब्राह्मण हुआ करते थे, मदन वर्मन ने एक ब्राह्मण हुआ करते थे, और ब्राह्मण का नाम हो जाएगा राहुल शर्मा। और राहुल शर्मा को क्या किया था? तो राहुल शर्मा को 10 हल भूमि दान दी थी। किसने दी थी?
तो मदन, इसको कैसे याद किया, मदन, तो मदन मतलब मन। अब मन जिसका अच्छा होगा वही तो क्या करेगा, ब्राह्मणों को दान करेगा। तो ब्राह्मणों को दान क्या 10 हल भूमि किसने प्रदान की थी, चंदेल वंशी मदन। अब इसको मन से हम याद करते हैं मदन, तो राहुल शर्मा को देती। अब मदन बर्मन का पुत्री कौन था, अपना परमादि देव। कौन हो जाएगा, परमादि देव, सबसे इंपॉर्टेंट शासक हो जाएगा आने वाले समय में। तो मदन बर्मन का पुत्र का नाम क्या हो जाएगा, तो मदन बर्मन के पुत्र का नाम हो जाएगा परमादि देव। अब परमादि देव क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो परमादि देव मध्य प्रदेश की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हो जाएंगे। तो अब पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, तो परमादि देव के बारे में, क्योंकि परमादि देव के बारे में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट पॉइंट आते हैं। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो में हो तो एक बार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी बच्चे नए हैं। तो हम देखते हैं अब किसके बारे में, परमादि देव के बारे में। सबसे पहले पूछा जाता है परमादि देव का शासनकाल, तो ठीक है, तो इसका शासनकाल 1666 से लेके 1203 तक इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, ये रहा था। शासनकाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि परमादि देव ने कितने वर्ष तक शांतिपूर्वक शासन किया था, तो इस पे आता है शांतिपूर्वक शासन कितने वर्ष किया था, तो इसने 16 वर्ष किया था, 16 वर्ष किया था। यह क्वेश्चन आता है कि परमादि देव द्वारा कितने वर्ष तक शांतिपूर्वक शासन किया गया था, तो 16 वर्ष तक किया गया था। इसको भी देखो आप ऐसे याद करते हैं, परमादि देव, और देव भगवान आपने देखो 16 साल के जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो शांतिपूर्वक 16 साल तक रहते। 17 साल के जैसे हुए तो उन्हें तो उत्पात कर दिया, तो 16 साल तक अपना शासक हो जाएगा। अब भैया ऐसा क्यों आता है कि 16 साल तक, क्योंकि 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान सभी को पता होगा किस वंश के हो जाएंगे, तो शाकंभरी के चौहान हो जाएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान ने किस पे, कलिंजर पे आक्रमण कर दिया था, कलिंजर पे आक्रमण किया था। अब भैया आक्रमण किया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आक्रमण कर दिया। तो अब इसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि परमादि देव के दरबार में ही महान योद्धा या वीर योद्धा कौन रहते थे, तो आला उदल जी रहते थे। ठीक है, आला प्लस उदल जी रहते थे। किसके दरबार में रहते थे, तो एक क्वेश्चन भी आता है कि आला उदल जी किसके दरबार में रहते थे, तो परमादि देव के दरबार में। इनके वीर सैनिक थे, ये छोटे मोटे सैनिक नहीं थे, वीर सैनिक थे। आपने देखा होगा आलाखंड किसके द्वारा लिखा गया, यह भी आपको मैं बता रहा हूँ, पहले इसके बारे में अपन देख लें। तो आला उदल जी रहते थे, तो आला उदल जी उस समय बाहर गए हुए थे कहीं, ठीक है ना, तो बाहर गए हुए थे, तो पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया। तो जब परमादि देव ने बुलाया कि भैया आला उदल जी आप आइए, आपके शासन पे बहुत विपदा आई है, तो आला उदल जी वीरता से लड़े। तो लड़ने के बाद क्या हुई, तो इनको स्वर्णता प्राप्त हुई, लेकिन क्या हो गए, इनको स्वर्णता प्राप्त हो गई। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लड़ते लड़ते वीर भूमि में आला उदल जी क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे हमारे आला उदल जी। ठीक है, यह हो गया कि अगर यह पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कितने ईस्वी में आक्रमण किया था, तो 1182 ईस्वी में किया था। इसमें कौन वीर सपूत शहीद हुए थे, तो आला उदल जी इसमें शहीद हुए थे। अगर पूछा जाता आला उदल जी किसके दरबार में रहते थे, तो आला उदल जी परमादि देव के दरबार में रहते थे। इनके दरबार में एक और हो जाएगा कवि का नाम क्या हो जाएगा, तो जगनिक हो जाएगा। तो जगनिक द्वारा ही आलाखंड क्या लिखा है, आलाखंड लिखा गया है। ठीक है, आलाखंड में कितनी, तो आलाखंड में आला की 52 लड़ाइयों के बारे में बताया गया है। यह भी क्वेश्चन आता है कि आलाखंड किसके द्वारा, तो जगनिक द्वारा। और परमादि देव परमादि देव
रासो किसके द्वारा लिखी गई? परमादित्य देव रासो किसके? जगनिक के द्वारा लिखी गई है। एक क्वेश्चन भी आता है कि परमादित्य देव के दरबार में कौन सा कवि रहता था? तो जगनिक रहता था। ये भी हमने परमादित्य देव के बारे में पढ़ लिया। अब परमादित्य देव के बाद कौन हो जाएगा? तो परमादित्य देव के बाद नहीं, सबसे पहले हम आते हैं परमादित्य देव के 1202। तो है सब तो ठीक है, हो गया। अब इसके बाद जब है सब तो ठीक है, हो गया, कहते हैं परमादित्य देव, परमादित्य देव के ऊपर 1202-3 के समथिंग, ठीक है, 2 और 3, कहीं कहीं किताबों में 2 लिखा रहता है, कहीं कहीं 3 लिखा रहता है, इसलिए मैं आपको 2 और 3 पढ़ा रहा हूं। तो एक अपना गुलाम हो जाएगा, उस गुलाम का नाम हो जाएगा ऐबक या कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा नाम बता दूं आपको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यह किसका गुलाम हो जाएगा? तो गौरी का गुलाम हो जाएगा। तो इसने 1202-3 में किस पे अधिकार कर लिया था? तो कलिंजर पे अधिकार किया। अब भैया ठीक है, कलिंजर पे अधिकार इसने ऐबक ने कर लिया, इससे क्या प्रॉब्लम हुई? तो कलिंजर पे अधिकार तो कर लिया, लेकिन परमादित्य देव ने, जो परमादित्य देव था ना अपने, तो परमादित्य देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली गई। अब भैया अधीनता स्वीकार कर ली गई, तो परमादित्य देव के जो मंत्री परिषद हुआ करता था, क्या हुआ करता था? मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद को लगा एक खराब, कि मंत्री परिषद को खराब लगा, तुम इतने बड़े राजा होकर यार एक कौन गुलाम की अधीनता तुम स्वीकार कर रहे हो। तो मंत्री परिषद ने परमादित्य देव की क्या कर दी? हत्या कर दी। अगर मैंने आपको पढ़ाया था कि दिल्ली सल्तनत की मंत्री परिषद को क्या कहते हैं, आपको याद है कि नहीं है? अगर याद नहीं है तो भी मैं आपको बता दूं। देखो, दिल्ली सल्तनत की मंत्री परिषद, अब जो दिल्ली सल्तनत इतनी बड़े शासन हो जाएगा, तो वो उनके मंत्री कुछ काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अपनी मालिश, ठीक है, तो मालिश कराएंगे और खाते पीते रहेंगे। तो मंजिस ए खलबत कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो मंजिस ए खलबत कहा जाता। आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में और बहुत ही आसान तरीके से लिंक द्वारा दिल्ली सल्तनत के सभी शासन विभागों को याद करवाया गया था। तो अपने परमादित्य देव का यहाँ पे हो गया शासनकाल खत्म, कि परमादित्य देव 1202 ईस्वी में हो गए खत्म, किसके द्वारा? मंत्री परिषद के द्वारा खत्म कर लिए गए थे। अब इसके बाद परमादित्य देव के पुत्र का नाम क्या था? इसके पुत्र का नाम हो जाएगा अपने त्रिलोकी बर्मन। क्या हो जाएगा? त्रिलोकी बर्मन। तो त्रिलोकी बर्मन को क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो त्रिलोकी बर्मन को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि त्रिलोकी बर्मन ने ही मुस्लिम आक्रमण का क्या किया था? सामना किया था। यह क्वेश्चन भी आता है कि चंदेल वंश के किस शासक ने मुसलमानों का या मुस्लिम आक्रमण को सामना किया था? तो किसने किया? त्रिलोकी बर्मन ने। इसने आक्रमण का सामना तो किया और पुनः स्वतंत्र करवाया अपने शासन को। अपने पुनः स्वतंत्र किसको करवाया? तो पुनः स्वतंत्र किसको? कलिंजर को करवाया था। किसको करवाया था? पुनः स्वतंत्र अपने कलिंजर को करवाया था त्रिलोकी बर्मन ने। अब देखो, त्रिलोक वाले कौन हो जाएंगे? त्रिलोक मतलब शिव भगवान, मतलब जिसकी आंख 3 है, 3 लोगों का। तो वही तो क्या करेंगे? काल का पुनः लाएंगे, मतलब कलिंजर से याद करो अपन काल, और काल को कौन लाता? काल के देवता कौन हो जाएंगे? शिव भगवान, मतलब त्रिलोकी। तो अगर पूछा जाता है कलिंजर को पुनः स्वतंत्र किस शासक द्वारा किया गया था, तो त्रिलोकी बर्मन द्वारा कराया गया था। अब त्रिलोकी के बाद आते हैं लास्ट शासक, क्योंकि अंतिम के बीच के शासक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम्मीर देव। चंदेल वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है तो कौन हो जाएगा? हम्मीर देव। इसको याद कैसे किया जाए? देखो, चंदा, और जब चंदा में ग्रहण लगता है ना, तो सब बोलते हैं यार हम भी देखेंगे। मतलब ग्रहण का अर्थ क्या निकाला? ग्रहण का अर्थ हमने ये निकाला है कि अब यहाँ से चंदेल वंश समाप्त हो रहा है। तो हम्मीर देव
हम्मीरदेव चंदेल वंश का अंतिम शासक हो जाएगा, अंतिम शासक हो जाएगा। इसी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके चंदेल वंश को अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अगर पूछा जाता है कि किस मुगल शासक या फिर किस दिल्ली सल्तनत के शासक द्वारा चंदेल वंश को अपने साम्राज्य में मिलाया गया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था। और हम्मीर वर्मन इसका कौन हो जाएगा, अंतिम शासक हो जाएगा। तो कैसे हमने पूरे चंदेल वंश के एक लिंक द्वारा और शॉर्ट और बहुत आसान शब्दों में चंदेल वंश को याद कर लिया। और कल हम क्या याद करें, तो कल हम करेंगे मालवा का परमार वंश को। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो थोड़ा बहुत भी, और वीडियो के अंत तक अभी तक जो व्यक्ति हैं, तो एक बार कमेंट यार करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में और याद कराने में। ठीक है, एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी का बहुत ही अच्छा फैसला हो सकता है। क्योंकि हम वैसे तो सभी पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, ये वो, लेकिन हमने आज लिंक द्वारा ही हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन घंटा वाले बटन पे क्लिक जरूर करें। मेरा क्वेश्चन फिर से यही रहता है कि यार मैं इंडियन हिस्ट्री या इंडियन पॉलिटी को पढ़ा जिसमें कोई भी व्यक्ति कमेंट नहीं कर रहा है, तो एक बार जरूर कमेंट करें। और उसके बाद आप मेरे से जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके बाद आप कभी हिस्ट्री नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। लास्ट में यही कहना है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।